हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जब बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे। साथियों, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर और कुछ आपसे हमसे पूछना है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। बाकी के जो अपडेट्स आपको वहाँ पे दिए जाएंगे तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसी के नीचे देगा तो टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो दिया जाता है। और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा, कुछ भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, प्लस उस पे जो क्लास का पीडीएफ होता है वो भी आपको दिया जाता है। तो आप लोग वहां से जाके जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो फटाफट इतना काम कर लेंगे, बाकी चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है, जिसको तैयारी अगर पूरी करनी है, इसके बाद भी अभी आपके और भी एग्जाम्स जो है आने वाले हैं। तो जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें भी आपकी जो तैयारी करवाई जाने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रखिएगा। ठीक है। इन फ्यूचर आपको जो है काम आने वाला है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका क्या देगा है। आवर्त सारणी के पांचवें अंतराल और दूसरे ए समूह में किस तत्व को रखा गया है, बताइए। आवर्त सारणी के पांचवें अंतराल और दूसरे ए समूह में किस तत्व को रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोंशियम को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 38 है। तो जो आपका दिया गया डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। स्ट्रोंशियम को जो है आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त और दूसरे ए समूह में रखा गया है। ठीक है। चलिए, जिसकी परमाणु संख्या क्या है? 38 है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका दूसरा नंबर। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? सोहर है, पंडवानी है, मंडी है, लोटिया है, बताइए। गोवा का क्षेत्रीय संगीत क्या होता है? तो गोवा का क्षेत्रीय संगीत अगर देखने जाएंगे तो मंडी जो दिया गया है, मंडी नहीं होता है, मांडो होता है। या तो मंडी भी होगा, तो मंडी या मांडो। ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। गोवा संगीत के अन्य रूपों जैसे सुवारी, बनवड़, कैंटाराम, दशहरा वदन, गद्य रामायण आदि जो है शामिल है गोवा के क्षेत्रीय संगीत में। ठीक है। सोहर तो सभी को पता है, बिहार का लोकगीत है। बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ का सब लोकगीत है। ठीक है। पंडवानी की बात करें तो पंडवानी जो आपका छत्तीसगढ़ के पारधी समुदाय का लोकगीत है, और लोटिया जो है राजस्थान का लोकगीत है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका तीसरा नंबर, बताइएगा आंसर। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? इसका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मानव शरीर के आसन और संतुलन को जो है बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए आपका होता है साथियों, ये दोनों जो दिया गया है ना, इसको मिला के आपका एक होता है सेरी बेलम सेरेब्रम। ठीक है। सेरिबेलम सेरेब्रम। ठीक है। सेरिबेलम सेरेब्रम जो होता है, क्या होता है? मस्तिष्क का भाग होता है जो कि मानव शरीर की आसन और संतुलन को बनाए रखता है। इतना याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इसका। सेरेबेलम सेरेब्रम के तहत जो है स्थित होता है। ठीक है। सेरिबेलम जो है सेरेब्रम के तहत स्थित होता है। इतना याद रखिएगा। और इसका कार्य क्या होता है? मांसपेशियों के संचलन को समन्वित करना और शरीर और ढांचे और संतुलन को बनाए रखना, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तो सेरिबेलम जो होता है किसके तहत? तो सेरेबेलम के अंतर क्या होता है? यहाँ पे जो आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है इसको सही कर लेंगे। इसके तहत क्या होता है? स्थित होता है। और यह क्या करता है?
तो मांसपेशियों के संचलन को समन्वित करता है और शरीर और ढांचे को संतुलन को जो है बनाए रखता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, चौथा नंबर। किसी मतलब किस पीएच मान पर जो है दांत सड़ने लगते हैं, बताइए। किस पीएच मान पर जो है दांत आपके सड़ने लगते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 5.5 पे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। दांत का क्षय जो है तब होता है जब मुंह में पीएच स्तर आपका 5.5 हो जाता है। ठीक है, 5.5 के पीएच स्तर के संपर्क में आने पर जो है दंत वल्लक विघटित होने लगते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका साथियों है 5वां नंबर। क्या देगा? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने अर्थ क्षेत्र, बताइए। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं आपके? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 3। प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका छठा नंबर। उत्तर दीजिएगा आगे से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ, बताइए। मीठी महक वाला एक पदार्थ कौन सा है? तो मीठी महक वाला आपका एक पदार्थ जो दिया गया है साथियों यहाँ पे हो जाएगा एस्टर। एस्टर आपका जो है मीठी महक वाला पदार्थ होता है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। इसका उपयोग जो है इत्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अमोनिया में आपका अप्रिय गंध होती है, मेथनॉल में तीखी गंध होती है और एथेनॉल में आपकी मीठी गैस इसमें भी होती है, लेकिन इसमें एस्टर में ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 7वां नंबर। वराह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, बताइए। वराह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वराह मिहिर ने यहाँ पे जो पुस्तक लिखी है बृहंत संहिता लिखी है। ठीक है, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? बृहंत संहिता जो है वह वराह मिहिर द्वारा लिखी गई थी। वो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारों में से जो 9 रत्न थे उसमें से एक था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका 8वां नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे, बताइए। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एंथेस में। जो आपका ए विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है एंथेस ग्रीस में 6 अप्रैल 1896 को आयोजित किया गया था। क्लियर है। इनमें जो है 14 देशों के एथलीटों ने भाग लिया था। 14 देशों के एथलीटों ने कुल भाग लिया था एंथेस में। ठीक है, तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आपका कहाँ पे? तो एंथेस शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें 14 देशों के एथलीट जो आपके खिलाड़ी थे उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या देगा? लगभग 2080 साल से फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? रे लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद जो है 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पुदुचेरी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद भी जो है फ्रांसीसियों ने मतलब पांडिचेरी को बनाए रखा था। ठीक है, 1954 में 1 नवंबर को पांडिचेरी मुख्यालय के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और मई 1956 में हस्तांतरण की संधि पर दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, पांडिचेरी को 2006 में पुदुचेरी नाम दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 10वां नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है, बताइए। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधायकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर आपका जो दिया गया है अध्यक्ष की। ठीक है, लोकसभा स्पीकर की। तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बाद? एक मिनट।
एक मिनट, बस मुझे एक मिनट दे दीजिए। इसको सही कर लेंगे, इसमें अध्यक्ष आपका नहीं होगा। ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शंस दिया गया है, नहीं दिया गया है ऑप्शंस में, आपका दिया ही नहीं गया है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों को लिए किसकी पूर्ण सिफारिश की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की होती है। ठीक है। इसमें जो ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, आप लोग चेक कर लेंगे एक बार, चाहिए तो ऑनलाइन जाके। तो यहाँ पे राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शंस में आपका नहीं दिया गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है। कौन सी नदी आपकी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी जो दी गई है यहाँ पे बेतवा नहीं है, बाकी वेन्ना, भीमा, कोयना, यह सभी आपकी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। क्लियर से होगा इसका है। और ये जो है बेतवा की बात करें तो बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 12 नंबर है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली जो है वर्तमान की दिशा को दर्शाती है? बताइए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में निम्नलिखित कौन सी उंगली जो है वर्तमान की दिशा को दर्शाती है? तो वर्तमान की दिशा जो है आपकी यहाँ पे अंगूठा। ठीक है। अंगूठा जो है आपकी वर्तमान की दिशा को दर्शाती है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 13 नंबर क्या देगा है? और देखिए, इसमें आपकी जो तर्जनी होती है, तर्जनी जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा करती है, और जो मध्य उंगली होती है, मतलब जो बीच की उंगली होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इंगित करती है। यानी कि दोनों, मतलब एक देखिए, जो तर्जनी होती है आपकी किसकी, तो मैग्नेटिक फील्ड, और जो बीच की उंगली होती है आपकी करंट की, जो करंट का फील्ड होता है उसकी ओर इशारा करती है। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका सिंहगढ़ के किले की मुगलों की से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े? बताइए, सिंहगढ़ के किले में, ठीक है, सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, तानाजी मालुसरे को, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, शिवाजी के एक सेनापति तानाजी मालुसरे को जो है 1670 में मुगलों के खिलाफ सिंहगढ़ की लड़ाई में उन्हें उनकी भूमिका के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है। क्लियर है सर को, यह लड़ाई जो है तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौर, जो मुगल सेना के सेनापति जय सिंह प्रथम के तहत किलेदार के रूप में नियुक्त थे, के बीच लड़ी गई थी। किला तो जीत लिया गया था, लेकिन इस अभियान में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और वीरगति के जो है प्राप्त हो गए थे। अगले क्वेश्चन पे पढ़े, आपका 14 नंबर, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। क्लियर है। हवा महल जो है 1799 ईस्वी में बनवाया गया था। इसे जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह जो है जयपुर राजस्थान में स्थित है। यह जो है शाही महिलाओं के लिए सड़क पर होने वाले कार्यक्रमों और त्योहारों का आनंद लेने के लिए बनवाया गया था। ठीक है। यह हिंदू राजपूत वास्तुकला और इस्लामिक मुगल वास्तुकला का मिश्रण है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका 15 क्या देगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है 11वीं अनुसूची में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्या देगा, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भागलपुर में, जो आपका सी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य आपका बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। यह गंगा के किनारे 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का एकमात्र अभ्यारण्य अपने राष्ट्रीय जलीय जानवर के लिए है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गंगा के डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 17 नंबर उत्तर दीजिएगा, 38 नंबर का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? बताइए, कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नर्मदा नदी, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़े, आपका 18 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का, प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनाचारी कुन्नी रमन नायर
निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई है, बताइए। प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है कि चेमनाचारी कुन्नी रामन नायर जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकती हो कथकली नृत्य, जो आपका ए ऑप्शन देगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ है। चलिए, भारत सरकार ने इन्हें जो आपका 2017 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 19 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, बताइए। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी यहाँ पे जो दी गई है गोदावरी नदी है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, गोदावरी नदी का जो स्रोत है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक के पास स्थित है। ठीक है, यह जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, इस नदी के ऊपर जो है श्री राम सागर बांध बनाया गया है, इससे जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर का, भारत में मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषा होती है, भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका साथियों 15 भाषाएं, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन। करेंसी नोट के पैनल पर आपकी 15 भाषाएं होती है, जो नोट के पीछे की तरफ दिखाई देती हैं। ठीक है, भारतीय मुद्रा नोट में 6 अनुसूचित भाषाएं जो है गायब हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 21 नंबर, क्या देगा। भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, बताइए। भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया संविधान से उधार ली गई है। ठीक है, समवर्ती सूची की विशेषताएं और राष्ट्रीय विधायिका की शक्ति संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाती है, यहाँ तक कि सामान्य संघीय क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों में लागू किया गया प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया संविधान से उधार लिया गया है। ठीक है, चलिए, तो भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका 22 नंबर, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में अगर देखने जाएंगे तो आपका नवोदित, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाइड्रा में नवोदित यानी कि मुकुलन प्रजनन होता है। ठीक है, मुकुलन नए जीवों के जनन का एक अलैंगिक प्रकार है। ठीक है, हाइड्रा और इष्ट दोनों ही मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 23 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, बताइए। कौन सा जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यहाँ पे, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे जो दिया गया आपका भारत रत्न है, जो आपका बी विकल्प देखा है साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, भारत रत्न की जो शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में हुई थी। इसे पुरस्कार को पाने वाले पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे कौन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। ठीक है, क्लियर है। इस पुरस्कार को जो 6 राष्ट्रपति पुरस्कृत किए थे, इस अच्छा इस पुरस्कार से जो आपके 6 राष्ट्रपति पुरस्कृत किए गए हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 24 नंबर है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। द व्हाइट टाइगर उपन्यास का लेखक कौन है, तो द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक यहाँ पे अरविंद अडिगा है। ठीक है, अरविंद अडिगा जो है द व्हाइट टाइगर उपन्यास का लेखक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। उन्होंने इस पुस्तक के लिए 2008 में बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 25 नंबर, बताइए राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी साइट जो है गौतम बुद्ध के नाम से जुड़ी हुई है, बताइए। कौन सी साइट जो है गौतम बुद्ध से जन्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, कौन सी साइट जो है गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लुम्बिनी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भगवान बुद्ध की जन्म स्थली आपकी लुम्बिनी है। अशोक स्तंभ के साथ ब्राह्मी लिपि में पाली शिलालेख इस स्थान से मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक स्तंभ के साथ जो है ब्राह्मी लिपि में पाली शिलालेख इसी स्थान पर मिले हैं। अशोक ने इस स्थान पर जाकर पूजा की है। ठीक है, अशोक ने लुम्बिनी को कर से मुक्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है यहाँ पर, ठीक है। विशालतम हिमनद कौन सा है, तो विशालतम हिमनद जो दिया गया आपका सियाचिन का। ठीक है, जो आपका डील ऑप्शन देगा साथ ही आपका आइडेंस हो जाएगा। सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर है, इसकी लंबाई आपकी 72 किलोमीटर है। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है, इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका 27 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, बताइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वर्ष 2019 को, जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, संयुक्त
राष्ट्र संघ द्वारा 2019 को जो स्वदेशी भाषाओं का राष्ट्रीय अ, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका 28 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो आपका जो दिया गया है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो दी गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी आपकी राष्ट्रीय पार्टी हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 29 नंबर, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1/3 सदस्य, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। भारतीय संविधान के लोकसभा व राज्यसभा 2 सदन है। लोकसभा आपका अस्थायी तथा राज्यसभा आपका अस्थायी सदन है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या आपकी जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। इसके 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्य जो है चुन लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 30 नंबर, 30 नंबर क्या देगा? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? बताइए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका जो 26 नवंबर 1949 को जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है इसके बारे में। देखिए, भारतीय संविधान सभा का निर्माण आपका 6 दिसंबर 1946 को किया गया। भारत के संविधान निर्माण में आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यह संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और उसी दिन पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1950 को जो संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या संविधान लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो है पारित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 31 नंबर, 31 नंबर क्या देगा? वर्ष 1904 में किसने जो है क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? बताइए, वर्ष 1904 में किसने जो है क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो, विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मिला शुरू किया। यह उस समय महाराष्ट्र में कई ऐसे क्रांतिकारी समाजों में से एक था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। ठीक है, वर्ष 1904 में महाराष्ट्र के 200 सदस्यों की बैठक में विनायक दामोदर सावरकर ने इसका नाम बदलकर आपका अभिनव भारत रख दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 32 नंबर, बताइएगा राइट आंसर, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? बताइए, ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो ध्वनि तरंगों के लिए जिम्मेदार आपका होता है साथियों यहाँ पे परावर्तन, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए परावर्तन जिम्मेदार होता है। ये तरंगे आपकी यांत्रिक तरंगे होती हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 33 नंबर, क्या देगा? बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? बताइए, बिजली के हीटर में कौन सी आपकी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों नाइक्रोम, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर। बिजली के हीटर में नाइक्रोम प्रयुक्त होती है। नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम तथा लोहे की मिश्र धातु होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 34 नंबर, भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 के विजेता एवं उप विजेता क्रमशः कौन से देश थे? ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, तो कौन से देश थे अंडर 17 के? ठीक है, भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 के विजेता एवं उप विजेता क्रमशः कौन से देश थे? तो देखिए, विजेता की अगर बात करें तो विजेता आपका था इंग्लैंड, और जो आपका स्पेन था आपका उप विजेता था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। वो 2017 में हुआ था। ठीक है, चलिए 35 नंबर है आखिरी क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? ठीक है, एल्युमिनियम का एक अयस्क कौन सा है? तो यहाँ पे एल्युमिनियम का एक अयस्क जो आपका बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट जो आपका डी विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे जो है कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास चाहते हो अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो भी आपको क्लास जो है कैसी लगी है ये जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं आपके अगले क्लास में, रीजिंग वाली, दोपहर को 1 बजे आप लोग टाइम से आ जाइएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं उस वाली क्लास में। और देखिए, अच्छी लगी है क्लास तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जो दीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथ।